नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 3.0 का बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एक दलित। पहली कैबिनेट में साधा किसानों का हित। केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन। लेटरल एंट्री को दिखाया एग्जिट गेट। वक्फ की जमीन पर बन गई जेपीसी। मोदी 3.0 के फैसले कहीं पलटे, कहीं मजबूत हौसले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी मोदी 3.0 के उन फैसलों की जिनमें कहीं बुलंद हौसले दिखते हैं तो कहीं उन्हें रोल बैक के सांचे में देखा जाता है। मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे विपक्ष मजबूरी मान रहा है और बीजेपी मास्टर स्ट्रोक, और वो फैसला है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर एक दलित अधिकारी की नियुक्ति। पहली बार कोई दलित अधिकारी रेलवे बोर्ड का बॉस बना है। माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। You please take your seat. Please take your seat. Let him स्पीकर speak. सर, You please take your seat. Let him speak. चाहे संसद हो या सड़क, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस सवाल को हर जगह उठाया। मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बार बार ये नहला फेंका कि इस सरकार में दलितों को ब्यूरोक्रेसी में बड़े पदों पर पहुंचने नहीं दिया जाता। स्पीकर सर, allowing us to अब मोदी सरकार ने सारे नहलों पर एक दहला मारा है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसी दलित अधिकारी को बनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड के 119 साल के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी दलित अधिकारी को इस बोर्ड का नेतृत्व करने का मौका मिलने जा रहा है। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एनडीए सरकार ने बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण पद है जिसमें वाइस चांसलर है, और अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी वैकेंसियां जो है प्रोफेसर्स की आई है, उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन दिया है, जबकि पिछले एक दशक से दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरियां नहीं लग रही थी। लेकिन अब जो है लगभग 4,500 से ज्यादा नियुक्तियों में 50% से ज्यादा SC, ST, OBC के लोग लगे हैं। सतीश कुमार की नियुक्ति पर भले ही राजनीतिक बयानबाजी और क्रेडिट लेने की होड़ मची, लेकिन मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के 119 साल के इतिहास में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को बोर्ड का चेयरमैन बनाकर बड़ा दांव चला है। इस फैसले का असर न सिर्फ राजनीतिक तौर पर होगा बल्कि सामाजिक तौर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। सतीश कुमार भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा यानी IRMS के अधिकारी हैं। इन्हें रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। 1986 बैच के अधिकारी सतीश कुमार मौजूदा चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। अभी वो रेलवे बोर्ड के सदस्य थे, जिसके तहत उन्हें ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक का काम मिला हुआ था। इससे पहले वो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में महाप्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान फॉग सेफ डिवाइस पर उनका काम है।
जो एक ऐसा इनोवेशन है जो कोहरे की स्थिति के दौरान सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने में सहायक साबित हुआ है। सतीश कुमार ने जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की थी। साथ ही इग्नू से ऑपरेशन मैनेजमेंट और साइबर लॉ में PG डिप्लोमा भी किया है। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक की बात कर रहे हैं और अब नाक रगड़ के बीजेपी को ये काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि अधिकारियों में ऐसे लोगों की कमी है, न्यूज़ चैनल्स में ऐसे लोगों की कमी है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में ऐसे लोगों की कमी है, तो बीजेपी को अब ये करना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री पर यू टर्न हमारी जीत थी। आज मैंने देखा एक बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ऐड निकाला, उसमें कहा दलित, आदिवासी और पिछड़े इसमें प्रमुखता से अप्लाई करें। ये बड़ी जीत है हमारी। ये कांग्रेस का दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन, और ख़ासतौर से दलित और ट्राइबल के मामले में जो उनकी संवेदनहीनता है उसका ये सब परिणाम है। अदरवाइज वो इस तरह की बातें नहीं करते। उनके दिमाग में हमेशा केवल वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन हम लोग राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। मोदी जी जिस तरह से राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ये अलौकिक निर्णय है। ये निर्णय पहले नहीं हुए हैं। मोदी सरकार का ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसमें पहले 125 दिन में ही उन्होंने बहुत आमूल-चूल बदलाव की बात की थी। 2047 को ध्यान में रखते हुए काफी मंथन किया, लाखों लोगों से हमने इनपुट लिए। शायद मैं तो 15-20 लाख तो यूथ की तरफ से मेरे पास सुझाव आए हैं, और एक जिसको कहे मंथन, महामंथन हुआ है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है। और उसमें से और कुछ तो अफसर रिटायर भी हो गए जो इस एक्सरसाइज इतने लंबे समय से मैं इस काम को कर रहा हूँ। मंत्रियों, सचिवों, एक्सपर्ट सबके सुझाव ने लिए हैं, और हमारे उसको भी मैंने बांटा है। 25 साल, फिर 5 साल, 1 साल, 100 दिन, इन स्टेज वाइज उसका मैंने एक पूरा खाका तैयार किया है। चीज़ें जुड़ेगी इसमें, हो सकता है एक आध चीज़ छोड़नी भी पड़े, लेकिन मोटा मोटा हमारे पास पता है हमको कैसे। और हमने उसमें 25 दिन और अभी जोड़े हैं कि मैंने देखा कि यूथ बहुत उत्साहित है, और जो उमंग होता है उसको अगर चैनलाइज कर देते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और इसलिए मैं 25 दिन, 100 दिन प्लस 25, 125 दिन का एक काम करना चाहता हूँ। दलितों के हितों का सवाल संविधान के हिसाब से सबको बराबरी दिलाने का सवाल है। ये सवाल कुछ दिनों पहले तब उठा था जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने का सुझाव दिया था, यानी कोटा में कोटा। इस पर विरोध शुरू हुआ। विरोधी दल ही नहीं बल्कि सरकार का समर्थन करने वाले चिराग पासवान भी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के खिलाफ थे। इसके खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन इस बंद से काफी पहले ही मोदी सरकार ने सबसे बड़ी अदालत का सुझाव नामंजूर कर दिया था। मोदी सरकार ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सुझाव नकार दिया। 9 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि SC/ST आरक्षण की व्यवस्था पहले की तरह ही चलती रहेगी। ऐसा इसलिए होगा कि संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट के हो रहे दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत पर स्वतः FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं था।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए संसद में कानून में संशोधन किया गया था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मोदी सरकार पर चलाने के लिए विरोधियों के तरकश में एक और तीर है और वो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर बार विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन पिछले दिनों मोदी सरकार ने ओपीएस की काट के तौर पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया। यूपीएस सभी सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। किसी सरकारी कर्मचारी से पूछेंगे कि बुढ़ापे की लाठी क्या होती है, तो वो कहेगा पेंशन। पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर छाई मुर्दनी 20 साल बाद मुस्कान में बदल गई है। अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम ले आई है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को वाजपेयी सरकार ने अपने आखिरी दिनों में बदल दिया था। उसकी जगह नेशनल पेंशन स्कीम आई थी। वो स्कीम सरकारी के साथ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक विकल्प बनी, यानी निजी नौकरियां करने वाले लोग भी इसका फायदा उठा सकते थे। लेकिन ये स्कीम बाजार के जोखिमों के अधीन है और दूसरा, इसमें कर्मचारी को भी अपना अंशदान देना होता है, लिहाजा इसकी काफी आलोचना की गई। कई जगह ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग उठी। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओल्ड स्कीम लागू भी कर दी गई। लेकिन सवाल उठा कि क्या केंद्रीय स्तर पर भी कुछ होगा? अब उसका जवाब मिला है। ये स्कीम 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में बनी एक कमेटी की सिफारिश पर बनी है। टीवी सोमनाथन अब कैबिनेट सचिव बन चुके हैं और उनकी कमेटी ने देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा बैठकों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की। इस स्कीम की खास बातों पर ध्यान दें तो 1 अप्रैल 2025 से स्कीम लागू होगी। इससे केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर राज्य भी लागू कर दें तो यह संख्या 90 लाख हो सकती है। इसमें एक निश्चित पेंशन का आश्वासन दिया गया है। न्यूनतम 25 वर्ष सेवा के बाद रिटायरमेंट पूर्व के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% मिलेगा। 10 से 25 वर्ष के बीच सेवा होगी तो उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। लेकिन किसी भी हाल में वो पेंशन 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। वहीं परिवार के लिए ये पेंशन कर्मचारी के अंतिम पेंशन की 60% होगी। साथ ही इसमें महंगाई के हिसाब से पेंशन में इजाफा होगा। रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि मिलेगी। ये राशि ग्रेच्युटी के अलावा होगी। इसमें कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन का 10% ही रहेगा, जैसा पहले था। लेकिन सरकार ने अपना योगदान मूल वेतन का 18.5% कर दिया है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प होगा। लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस स्कीम में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न, और इसके साथ ही उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे गिना दिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि 20 साल से सरकारी कर्मचारी जिस पेंशन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे, उसको लागू तो पीएम मोदी ने ही किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप, सो मच सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा,
उनके पुराने रील्स को निकाल दीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? हालांकि ट्रेड यूनियन के तमाम नेताओं को लगता है कि यूपीएस की जगह ओपीएस ही लागू होना चाहिए, लेकिन उदारीकरण के दौर में बाजार के साथ संतुलन साधने की कोशिशों के बीच यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी सौगात लेकर आई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हाल फिलहाल में वो कौन से फैसले हैं जिन्हें हाशिए पर खड़े लोगों के भले के लिए मोदी सरकार ने बदला, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। मोदी सरकार के एक फैसले को लेकर पिछले दिनों खूब हल्ला हंगामा हुआ और वो फैसला था उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री का। विपक्ष ने इसे आरक्षण पर आक्रमण करार दिया। सरकार ने इस पर कदम पीछे खींच लिए। ऐसा नहीं है कि पहले उच्च सरकारी पदों पर लैटरल एंट्री नहीं हुई, लेकिन तब सियासी हवा का रुख कुछ और था और अब कुछ और है। केंद्र सरकार की नौकरियों में बहुत बड़े ओहदों पर जिस लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिव जैसे पदों पर लोग बैठाए गए, वो लेटरल एंट्री इस बार शुरू होते ही रुक गई। सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के जरिए जो विज्ञापन दिया था, वो बहस के बीच 20 अगस्त को वापस हो गया। मोदी सरकार में रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इसका ऐलान किया था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। लेटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था न होने की दलील पर पहले विपक्ष के विरोध और फिर सरकार में शामिल दलों के विरोध का असर दिखा और सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया। साफ है, ये लेटरल एंट्री का मुद्दा सियासत के लिहाज से भी संवेदनशील था, तभी इस पर फैसला तुरंत हो गया। मोदी सरकार पर विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा था, सरकार को समर्थन दे रहे जेडीयू और एलजेपी भी इसका विरोध कर रहे थे। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकारी क्षेत्र में कोई भी नियुक्ति होती हो, किसी भी तरीके की नियुक्ति होती हो, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रही है हमेशा से। इस सिलसिले में केंद्रीय कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को पत्र लिखकर विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया। पत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया कि नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर इन सीधी भर्तियों में सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए और वंचित समुदाय की प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। आरक्षण के प्रावधानों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान सामाजिक न्याय की ओर है। इस विज्ञापन को वापस लेने के साथ ही मोदी सरकार ने एक विवाद को ज्यादा बड़ा होने से रोक लिया। 2018 में यूपीएससी ने इस तरह से भर्तियां शुरू की थी। तब अलग अलग मंत्रालयों, विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर 9 नियुक्तियां 3 से 5 साल के लिए हुई थी। 2021 में दूसरी बार भर्तियां हुई। पिछले 5 साल में कुल 63 भर्तियां हुई, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे से ऐसी भर्तियां नहीं हो पाएंगी। खास बात यह कि 2005 में जब कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एआरसी बना था, तो उसने प्रशासनिक सुधार आयोग ने लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी, लेकिन सत्ता से विपक्ष के सफर में कांग्रेस के सुर बदल गए। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश करना चाहा तो बवाल मच गया। दरअसल इस विधेयक के इस प्रावधान पर सवाल उठा कि किसी संपत्ति को वक्फ या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं, इसका निर्धारण करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया जाए। विपक्ष के विरोध पर यह मसला 31 सदस्यीय जेपीसी को सौंप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल को सौंपी गई। अपने सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे किसी पक्ष के हों, पूरा भरोसा उनके विजडम पे
कि सभी का इंटरेस्ट है कि हमारा ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2024 का, ये देश के हित में हो, आम मुसलमानों के हित में हो, पसमानदा के हित में हो, ख़वातीन हमारी बहनों के हित में हो या माइनॉरिटी के बच्चों के हक में हो, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और एक कंसेंसस राय दे करके हम इस बिल को फिर से पार्लियामेंट भेजेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि इस विधेयक का मकसद मस्जिदों के कामकाज में दखल देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाना और संविधान पर हमला बताया था। जाहिर है मोदी सरकार सबकी सहमति से चलने की कोशिश कर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।